नमस्ते बच्चों। शक्ति व्यवस्थापन हम लोग पढ़ रहे हैं। शक्ति व्यवस्थापन के 5 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम शक्ति व्यवस्थापन का भाग 6 शुरू करने जा रहे हैं। भाग 6 शुरू करने से पहले बच्चों थोड़ा सा मैं आपको पिछला रिवाइज करवा देती हूँ। शक्ति व्यवस्थापन बच्चों, जब भी हमें कोई लक्ष्य प्राप्ति करनी होती है, किसी आवश्यकता की ओर हम अग्रसर होते हैं तो हम कार्य करते हैं और कार्य करने में शक्ति व्यय होती है और इसी उद्देश्य से शक्ति व्यवस्थापन किया जाता है कि हम अपने सभी कार्य कर लें, सभी उद्देश्यों की प्राप्ति भी कर लें और कम से कम शक्ति व्यय हो। क्योंकि बच्चों कुछ कार्यों में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, कुछ कार्यों में कम शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन शक्ति की आवश्यकता हर कार्य में होती है। फिर हमने पढ़ा था थकान, कि गृह कार्यों को करने में शक्ति व्यय होती है और व्यक्ति को थकान होती है। थकान 2 प्रकार की होती है, मानसिक थकान और शारीरिक थकान। मानसिक को हम मनोवैज्ञानिक थकान भी कहते हैं। थकान के 2 प्रकार के कारण होते हैं, बाहरी कारण और आंतरिक कारण। फिर बच्चों हमने थकान दूर करने के उपाय पढ़े। ये सब कुछ हमने 3 भाग तक पढ़ लिया था। भाग 4 और भाग 5 में हमने शक्ति व्यवस्थापन के तत्व पढ़े थे। शक्ति व्यवस्थापन के तत्वों के अंतर्गत हमने कार्य, कार्यकर्ता और कार्यक्षेत्र के बारे में जाना। ये मुख्य 3 तत्व होते हैं जिनको कि शक्ति व्यवस्थापन में अध्ययन किया जाता है। तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तीनों का अपना एक अलग अलग अस्तित्व है। हमने कार्य पढ़ा, कार्य के आयाम पढ़े। हमने पहला तत्व यानी कि कार्य, उसके अंतर्गत कार्य के आयाम पढ़े। फिर हमने कार्यकर्ता के आयाम पढ़े, भावनात्मक, ज्ञानात्मक, समयात्मक और शारीरिक आयाम। उसके बाद हमने कार्यकर्ता की क्रियाशीलता के निर्धारक तत्व शरीर यांत्रिकी के अंतर्गत पढ़े। शरीर यांत्रिकी में हमने 5 सिद्धांत पढ़े। शरीर के अंगों को उचित मुद्रा में रखना, मांसपेशियों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना, लय में कार्य करना, गुरुत्वाकर्षण केंद्र का ध्यान रखना और वेग का लाभ उठाना। अब हम आते हैं बच्चों कार्य क्षेत्र की तरफ। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, कार्य क्षेत्र अर्थात वह स्थान जहाँ पर कि कार्य का किया जाना है, जहाँ पर कि कार्य संपन्न किया जाएगा। कार्य क्षेत्र का उपयोग तभी है बच्चों जबकि कार्य सामने हो या कार्यकर्ता सामने हो। अगर कार्यकर्ता नहीं है, कार्य और कार्यक्षेत्र दोनों है, तो उस कार्यक्षेत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ना ही कार्य का मतलब रह जाता है। अगर कार्यकर्ता है, कार्यक्षेत्र है, लेकिन कार्य नहीं है, तो भी उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो कार्यक्षेत्र वो स्थान है बच्चों जहाँ पर कि कार्य को संपन्न किया जाता है। जब हम कार्य के आयाम पढ़ रहे हैं, कार्यकर्ता के आयाम हमने पढ़े, तो बच्चों कार्यक्षेत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता के साथ साथ कार्यक्षेत्र में भी अगर हम प्रभावपूर्ण तरीके से परिवर्तन करें, नवीन विधियों से परिवर्तन करें और अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करें, तो बच्चों शक्ति व्यवस्थापन में सुधार लाया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है बच्चों कि कार्य क्षेत्र का जो भी अरेंजमेंट होता है, जितनी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं, वह सुविधा अनुसार होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों कार्य क्षेत्र अगर सुविधा अनुसार होगा, यानी कि कार्यकर्ता के अनुरूप, सुविधा अनुसार से यहाँ क्या तात्पर्य है बच्चों? सुविधानुसार से तात्पर्य है कि कार्यकर्ता यानी कि कार्य करने वाले के अनुरूप कार्य क्षेत्र का होना, जिससे कि वह उस कार्य क्षेत्र में कम से कम थकान में अधिक से अधिक कार्य को संपन्न कर सके। बच्चों कार्य स्थान पे, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किचन का, तो कार्य स्थान में संग्रहित क्षेत्र की व्यवस्था भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
संग्रहण क्षेत्र आप समझते हैं बच्चों, जहाँ पर कि वस्तुओं को एकत्रित करके रखा जाता है। अभी मैं आपसे यही बात कर रही थी बच्चों कि हम एग्जाम्पल लेते हैं किचन का। आपने बच्चों अपनी किचन में देखा होगा, किचन की व्यवस्था को भी देखा होगा कि कुछ सामान ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमारी रीच में, बस हम हल्का सा स्टैंड पर या गैस पर कार्य करते हुए अपन थोड़ा सा हाथ इधर उधर करते हैं और चीज़ हमारी रीच में होती है, तो हमारी पहुंच में होती है। तो ये जो संग्रहण क्षेत्र है, जिसका कि हमें, जैसे कि चाय और शक्कर का डिब्बा, क्योंकि अगर दिन में घर में 3-4 बार चाय बनती है तो ये बिल्कुल पास में होने चाहिए। इसी प्रकार बच्चों और भी सामान, तो अगर ये सामान सही ढंग से संग्रहित किए जाते हैं तो कार्य करने में बहुत सुविधा होती है और कम थकान होती है। बच्चों, कार्य संग्रहण के क्षेत्र में एक सिद्धांत होता है कि इजी टू रीच, इजी टू सी एंड इजी टू ग्रास्प। सबसे पहले आप उसको आसानी से देख सकें, इजी टू सी। इजी टू रीच, आप उस तक आसानी से पहुंच सकें, एंड इजी टू ग्रास्प, आप उसको आसानी से पकड़ सकें, उठा करके अपने पास ला सकें। तो बच्चों, संग्रहण क्षेत्र की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सामान ढूंढना नहीं पड़े, उस सामान को उठाने में हमें अपने शरीर की मुद्राओं में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं करने पड़े, और कम से कम थकान में हमारा कार्य संपन्न हो जाए। कार्य करने की ऊंचाई, मेज और अन्य उपकरणों की व्यवस्था भी बच्चों कार्य कुशलता पर प्रभाव डालती है। अगर स्थान बहुत अधिक ऊंचा है, ठीक है, या बहुत अधिक नीचा है, सामान्य ऊंचाई नहीं है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, अगर बहुत अधिक ऊंचा है तो कंधे ऊंचे चढ़ा करके हमें कार्य करना पड़ेगा, हाथों पर, कंधों पर मांसपेशियां जो होती है उन पर प्रेशर आएगा। अगर बहुत अधिक नीचे है तो झुककर कार्य करना पड़ेगा, जिससे बैक पर प्रेशर आएगा। तो बच्चों, कार्य करने की ऊंचाई ऊंचाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक स्टैंडर्ड हाइट जो मानी जाती है स्टैंड की, किचन की स्लैब पर काम करने की, वो स्टैंडर्ड हाइट होती है 3 इंचेस बिलो एल्बो, कि जब हम खड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो हमारी कोहनी से 3 इंच नीचे स्लैब होना चाहिए। इसके अलावा एक और है, 36 इंच की हाइट भी एक स्टैंडर्ड हाइट मानी जाती है, जिस पर कि कार्य किया जा सकता है। कार्यक्षेत्र किस प्रकार से व्यवस्थित हो, ये डिपेंड करता है बच्चों कार्यशैली पर, यानी कि कार्य करने के हमारे तरीके पर। हमारा घर कैसा है, घर में कमरों की स्थिति कैसी है, हमारी शारीरिक संरचना कैसी है और रहन सहन के तरीके कैसे हैं, इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है बच्चों कि कार्य क्षेत्र कैसा होना चाहिए। क्योंकि बच्चों, जैसा हमारा कार्य करने का तरीका है, बैठ करके, खड़े होकर के, नवीन विधियों द्वारा, उपकरणों द्वारा, या फिर पुरानी शैली से, तो हमारी कार्यशैली किस प्रकार की है, उस प्रकार से कार्यक्षेत्र व्यवस्थित किया जाता है। हमारा घर कैसा है, घर में कमरों की स्थिति कैसी है, एक कमरे से दूसरे कमरे में आने जाने का ट्रैफिक लेंस कैसे हैं, शारीरिक संरचना हमारी कैसी है, हमारा कद कैसा है। स्टैंडर्ड हाइट इंडिया में 5 फीट के आसपास गर्ल्स की मानी जाती है, 5'3", 5'4", 5'1", इसके आसपास मानी जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड हाइट का किचन और सिंक इत्यादि का निर्माण होता है। व्यक्ति किस प्रकार रहता है, उसके रहने करने का तरीका कैसा है, इस पर भी निर्भर करता है कि हमारा कार्यक्षेत्र कैसा होगा। अगर व्यक्ति व्यवस्थित है और प्रबंध में रुचि रखता है और प्रबंध करना आता है, या हम कहें एक कुशल प्रबंधक है, तो उसका रहन सहन का तरीका बहुत ही सलीकापूर्ण होगा, सलीके से वो कार्य करेगा, और सब कुछ इतना अधिक व्यवस्थित होगा कि उसे कार्य करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती होगी, किसी सामान को ढूंढना नहीं पड़ता होगा, हर सामान व्यवस्थित सही तरीके से रखा हुआ होता होगा कि जब वो उन सामानों को लेना चाहे तो अपने शरीर पर, अपने शरीर की मांसपेशियों पर बिना प्रेशर दिए, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए वो उस काम को कम से कम समय और शक्ति में कर ले। बच्चों, कई कार्य ऐसे होते हैं कि खड़े होकर के किए जाते हैं,
और जो खड़े होकर के कार्य किए जाते हैं उचित ऊंचाई के पत्थर या मेज पर किए जाते हैं तो सरलता रहती है। जैसे कि बच्चों, लकड़ी के पट्टे पर सब्जी काटना, आयनिंग करना, ये कार्य जब हम खड़े होकर के करते हैं तो बहुत आसानी रहती है। व्यक्ति की लंबाई कितनी है, इस बात को बार बार ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि बच्चों, जब व्यक्ति की लंबाई अधिक है तो उसे झुकना नहीं पड़े, कम है तो उसे ऊंचा होने के लिए प्रयास नहीं करना पड़े, इस प्रकार के फर्नीचर का चयन करना चाहिए। बच्चों, कार्यक्षेत्र की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बार बार झुकना नहीं पड़े, झुक कर के सामानों को नहीं उठाना पड़े, और कार्य की आवश्यकता के अनुसार सामान की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे हाथ जबकि हम कार्य कर रहे हैं वो बहुत आसानी से बिना किसी मुसीबत के कार्य कर पाएँ। उन पर, कोहनी पर, हथेलियों पर, कलाई पर किसी भी प्रकार का और कंधों पर, मांसपेशियों पर दबाव नहीं पड़े। जब किसी उपकरण से कार्य करते हैं तो उसकी ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए बच्चों कि हाथ का मूवमेंट बहुत आसानी से हो। कार्य की आवश्यकता के अनुसार ही हम सामान रखते हैं बच्चों, ताकि जहाँ जब जैसे कार्य की आवश्यकता होती है उसके सामान तुरंत वहाँ व्यवस्थित हो। जैसे आप घर पर आयनिंग करते हैं तो आपका एक आयनिंग टेबल फिक्स होना चाहिए, एक जगह फिक्स होनी चाहिए जहाँ पर कि आप आयनिंग का कार्य करें, ताकि आप बिना परेशानी के, बिना झुके कार्य कर सकें। जिन सामानों की आवश्यकता हमें बार बार होती है, उचित ऊंचाई पर और इस तरह से हम उन्हें व्यवस्थित करें बच्चों कि वो हमें आसानी से नज़र भी आ जाए और हम उसे काम में भी ले लें। जब बच्चों कोई सामान आप इस तरह से संग्रहित करते हैं जिसमें कि आपको नीचे झुक करके, बैठ करके उन सामानों को उठाना है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि बैठ करके हमें इस प्रकार के कार्य करने चाहिए। क्योंकि बच्चों, हर चीज़ के लिए फर्नीचर भी अलग अलग होते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो डाइनिंग टेबल की जो हाइट होती है वो एक अलग होती है, लेकिन जब आप पढ़ाई करते हैं तब अलग होती है। जब आप ड्राइंग रूम में हैं और सेंटर टेबल के साथ हैं तो उसकी अलग होती है। तो हर कार्य के लिए अलग अलग मेज होती है। इसी प्रकार बच्चों, हर कार्य के लिए हमारे शरीर के आकार की संरचना के अनुसार एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट के टेबल, चेयर या फर्नीचर बने हुए होते हैं जो कि हमारे कार्य करने में हमें आसानी प्रदान करते हैं। बच्चों, अगर हम खड़े होकर के कार्य कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आसपास ऐसे कार्यों के क्षेत्र बनाने चाहिए कि एक साथ 2-3 कार्यों को संपन्न करवाया जा सके। हर एक कार्य के लिए हमें अलग अलग ढंग से, अलग अलग स्थान पर नहीं जाना पड़े, स्विच इधर से उधर नहीं होना पड़े। ऐसी कंडीशन में पैरों का मूवमेंट, हाथों की गतिविधियाँ बढ़ जाती है। इसलिए खड़े रह कर के अगर कार्य कर रहे हैं तो उसके आसपास ऐसे कार्यों का क्षेत्र बनाएं बच्चों, जिससे कि एक साथ 2-3 कार्य कर सकें। और अगर एक ही क्षेत्र से संबंधित सामग्री है तो वो हमें उसी के आसपास व्यवस्थित करनी चाहिए। किसी एक क्षेत्र से संबंधित सामग्री उसी क्षेत्र के आसपास इस ढंग से जमी हुई होनी चाहिए कि जो प्रतिदिन हम काम में ले रहे हैं वो पहले रखे हुए हों, जो कभी कभी काम में आते हैं वो थोड़ा पीछे हो, जो बहुत ही रेयर काम में आते हैं आप उन्हें और भी पीछे रख सकते हैं। तो इस प्रकार से सामानों को रखा जाता है। बच्चों, जब रसोई घर में कार्य किया जाता है तो पत्थर बहुत नीचे होने पर झुककर कार्य करना पड़ता है और कमर की मांसपेशियों पर बल पड़ता है और पीड़ा होती है। यदि पत्थर बहुत अधिक ऊंचा है तो बाहें और कंधे ऊंचे करने पड़ेंगे, तो इससे बाहों और कंधों की मांसपेशियों पर तनाव रहेगा। तो पत्थर की चौड़ाई अधिक होने पर हमें बहुत आगे झुक कर के कार्य करना पड़ेगा और उस तक पहुंचने में अनावश्यक श्रम और शारीरिक तनाव होगा। अतः बच्चों,
कार्य क्षेत्र की जो व्यवस्था होती है, यानी कि कार्य करने के स्थान की जो व्यवस्था है, उसका जो अरेंजमेंट है बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। भारी सामग्री रखने के लिए नीचे की ओर व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त बच्चों, शेल्फ या जो पत्थर के आले होते हैं उनकी ऊंचाई और गहराई भी कार्यकर्ता की ऊंचाई के अनुपात में होनी चाहिए, ताकि अत्यधिक झुकना, मुड़ना, उछलना आदि कार्य नहीं करने पड़े। घरेलू उपकरण जो गृह कार्य में काम आ रहे होते हैं, उचित और ठीक प्रकार से काम करने वाले होने चाहिए, ताकि कार्यकर्ता का समय और श्रम दोनों ही बच जाए। बच्चों, ये हमने पढ़ा कार्य क्षेत्र के बारे में। शक्ति व्यवस्थापन के 3 तत्व, कार्य, कार्यकर्ता और कार्यक्षेत्र, तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और अगले व्याख्यान में हम कार्य सरलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।